नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ रिसेंट अपडेट्स को देखेंगे अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे एक जो फर्स्ट है जापान फर्स्ट जीआई टैग। तो जापान को सबसे पहली बार जीआई टैग मिला है किसी चीज़ को लेकर, वो क्या है, वो है निहोन्सू। जापान का एक अल्कोहलिक बेवरेज है, इसको जीआई टैग मिला है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, यही है निहोन्सू। तो एक्चुअली ये जापान के जो कल्चर ट्रेडिशन का काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है, उसके लाइफ स्टाइल का काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है। इसलिए इसको जीआई टैग मिला गया है। अगर हम बात करते हैं कि इसको बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, तो उसमें एक कोजी किन, राइस एंड वाटर, ये 3 चीज़ है वो इसको यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। देखते हैं नेक्स्ट। फिर हम बात करते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स है, जो एक की फैक्टर होता है जो लॉन्ग टर्म मेंटेन करते हैं कार्बन को। लॉन्ग टर्म मेंटेन करने के लिए कार्बन जो पूल होता है उसको मेंटेन करने के लिए ग्रेजिंग काफ़ी ज़्यादा वो होता है। आइए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गाम्बिया चाइल्ड डेथ। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है आज के डेट में, क्योंकि हुआ ये था, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि गाम्बिया में कुछ जो चिल्ड्रंस हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई है, अराउंड मोर देन 50 बच्चों की डेथ हुई है वहाँ पे। और उसका जो इमीडिएट कॉज बताया जा रहा है, कफ सिरप को बताया जा रहा है कि इसके कंजम्पशन के बाद से हुआ है। बोला जा रहा है कि ये जो कफ सिरप है ना, ये अडल्टरेटेड है और जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई है। तो देखते हैं, मोर देन डजन्स ऑफ चाइल्ड डाइड ड्यू टू एक्यूट किडनी फेलियर। हुआ ये कि वो जब कंज्यूम किए सिरप, जब उनको दिया गया, इसकी वजह से एक तो ये हुआ कि उनके यूरिन का इशू हो गया, यूरिन ब्लॉकेज हो गया, अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूरिन नहीं हुआ, वोमिटिंग की इशू आने लगे, विच लेड टू किडनी फेलियर। तो ये इनका इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ बताया जा रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इमीडिएटली देखा गया कि जो बच्चे खास करके कफ सिरप जो कंज्यूम किए थे उनमें ये केसेस ज़्यादा देखने को मिले। तो WHO ने इसकी वजह से इंडियन एक कंपनी है मैडेन फार्मास्यूटिकल्स, इसको बैन भी कर रखा है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है इंडियन कंटेक्स्ट से भी। इंडिया का है हरियाणा वेस्ट, ये हरियाणा की है मैडेन फार्मास्यूटिकल्स, इसको बैन भी कर दिया गया और इसके ऊपर फिर से इंक्वायरी भी किया जा रहा है कि बेसिकली ऐसा कुछ रियल में है या नहीं। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्या होता है जो इन सिरप को टॉक्सिक बनाता है, जो क्या अडल्ट्रेट किया जाता है, उसमें क्या कॉन्टामिनेटेड केमिकल्स है जो भी मिलाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सिरप होते हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली जो 2 कंपोनेंट है उसको देखा जाता है, एक है डाई इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये जो है जो 2 केमिकल सब्सटेंस है, इसको यूज़ किया जाता है सिरप में, जिसकी वजह से ये अडल्ट्रेटेड हो जाते हैं और ये टॉक्सिक हो जाते हैं, और ये बेसिकली इलीगल अडल्ट्रेंट भी है। तो ये काफ़ी बैन भी है, इसको करना इलीगल भी है। तो ये दोस्तों, ये सिरप का मैंने एक बनाया है। तो सिरप का जो हम लिक्विड कंपोनेंट देखते हैं कि उसमें एक लिक्विड बेस होता है, वो इन 2 चीज़ों की वजह से होता है। एक ग्लाइकॉल जो ग्लिसरीन होता है और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल होता है। ये दोनों का कंपोनेंट यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम लिक्विड जो सिरप है वो एक लिक्विड बेस उसको मिलता है और वो इजीली हम उसको इनहेल कर पाते हैं। ये था जो हमने डिस्कस किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो एक अभी है वो बिल्किस बानो का जो डिस्प्यूट है, बिल्किस बानो केस का है, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ कि जो इसके जो कन्विक्ट थे, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड अगर दे दूँ बिल्किस बानो केस का, तो ये 2002 का है, जब गोधरा राइट हुआ था गुजरात में 2002 में। उस समय बिल्किस बानो केस उसी समय का मैटर है ये, जिसमें एक हुआ था कि जो बिल्किस बानो थी, इसके साथ रेप एंड मर्डर हुआ था और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के 11-12 लोगों को उनको मिला था लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, क्योंकि रेप एंड मर्डर के चार्जेस थे उसके ऊपर। अभी रिसेंट में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये आया था कि जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ करना था। इनमें ये था कि इन लोगों को भी रिलीज़ किया जाना था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है।
कहा यह जाता है कि जो प्रिजन है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है, बट जिस केस में कोई ऐसा केस हो जिसमें सीबीआई और कोई भी सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व हो, उस केस में फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंट न्यूज़ में है। आइए देखते हैं आगे। एक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है वो मुझे ये लग रहा है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुकर प्राइज़ ऑफ 2022 ये मिला है सीहन करुणा तिलक। शेहन करुणा तिलक ये श्रीलंका के हैं, इनको बुकर प्राइज़ ऑफ 2022 मिला है। इनके जो नोवेल है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया, ये यहाँ पे बुक है दोस्तों, और ये हैं शेहन करुणा तिलक। तो इनको बुकर प्राइज़ मिला है 2022 के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्ज़ाम्स में तो डायरेक्ट सवाल आएंगे यहाँ से। सो आगे देखते हैं। एक और जो अभी न्यूज है वो है AK-203 असॉल्ट राइफ़ल के बारे में है। एक असॉल्ट राइफ़ल है जिसका मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट होने वाला है अब इंडिया में, 2022 के एंड से स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये असॉल्ट राइफ़ल है AK-203 एंड ये एक जॉइंट वेंचर बेसिस पे काम किया जा रहा है। इंडिया रसिया मिलके इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली है जॉइंट वेंचर बेसिस पे। इसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगा कोरबा उत्तर प्रदेश की कोरबा एक जगह है, वहाँ पे इसकी यूनिट बैठाई गई है और वहीं पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और इसका ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो अभी डिस्कशन में है, क्योंकि ये 100% लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहता है, मतलब कि जो पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन होगी ये इसकी प्रोडक्शन इंडिया में होगी और लोकलाइज्ड होगा, इंडियनाइज्ड होगा। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया और ये सेल्फ डिपेंडेंसी की भी बात करते हैं, उसके लिए उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में था, तो आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से देखें तो सेल्फ डिपेंडेंसी आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोडक्शन है वो किया जाएगा इंडिया के अंदर ही किया जाएगा और लोकलाइज बेसिस पे किया जाएगा। एक हमने देखा है कि एक असॉल्ट राइफ़ल है दोस्तों, ये रहा AK-203, बाकी बेहतरीन तो है ही, मतलब ज़बरदस्त है। सो एक सेलेक्टिव फायर राइफ़ल होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि असॉल्ट राइफ़ल होते कौन से राइफ़ल को असॉल्ट राइफ़ल कहते हैं, तो ये एक सेलेक्टिव फायर राइफ़ल्स होते हैं। और इसमें ये होता है ना कि डिटैचेबल मैगजीन्स होते हैं। ये यहाँ पे ये जो मैगजीन्स है, ये मैगजीन्स हैं वो डिटैचेबल होते हैं, इसको लगाने में ज़्यादा वो नहीं होता, बट बस तुरंत से निकाले और डिटैच करके दूसरा अटैच कर दिए और उसके बाद ये कॉन्टीन्यूसली फायर कर सकते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्टली सोल्जर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी होता है, और हमारे जो भी सोल्जर्स होते हैं और ख़ास करके जो पैरामिलिट्री होते हैं जैसे CRPF वगैरह, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए। अभी हम लोग फ़िलहाल AK-47 यूज़ कर रहे हैं, बट इसके प्रोडक्शन के बाद ये कम्प्लीटली इंडियनाइज्ड होगा और फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो AK-203 यूज़ करेंगे। एक और न्यूज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द सेंटर टू इंक्रीज MSP फॉर राबी क्रॉप्स फ्रॉम 2% to 9%। तो ये एक न्यूज़ है जो कि रिलेवेंट है। यहाँ पे ये ज़्यादा रिलेवेंट है कि राबी क्रॉप्स होते क्या हैं। सो राबी क्रॉप्स तो वैसे क्रॉप्स होते हैं जो विंटर्स में जिनको लगाया जाता है और स्प्रिंग में जिनकी हार्वेस्टिंग होती है। सो जो विंटर में लगाया जाता है और स्प्रिंग में हार्वेस्ट किया जाता है, वैसे क्रॉप्स को राबी क्रॉप्स कहते हैं। राबी क्रॉप्स हो गया जैसे कि वीट, राबी क्रॉप्स में आता है। सो यहाँ पे MSP का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो MSP क्या है? अगर MSP की जब हम बात करें तो MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का मतलब हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हुआ कि बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक इंटरवेंशन है, पॉजिटिव वे में इंटरवेंशन है कि अगर मान लो कोई ऐसा एक्सट्रीम केसेस होता है जिसमें कि मार्केट फेल हो जाती है और जो प्रोडक्शन हुआ, जो फार्मर्स ने क्रॉप्स उगाए हैं वो उसकी मार्केट उनकी डिमांड घट जाती है मार्केट में, और या तो फिर कई बार ये बहुत ज़्यादा जब बूम हो जाता है क्रॉप्स की वजह से भी होता है, तो उस केस में गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स करती है कि मैं इस रेट पे परचेज करूँगा, चाहे वो मार्केट में वो उसकी प्राइस चाहे कम भी हो, बट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर प्राइस पे किसानों से क्रॉप्स है वो परचेज करती है। सो ये एक MSP हुआ, एक पॉजिटिव इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट जो फार्मर्स है उनको एक सिक्योरिटी भी मिलती है, एक सिक्योरिटी कह सकते हैं, जिसके वजह से वो
वो फ्री होके क्रॉप्स लगाते हैं, उनको कोई क्रॉप फेलियर का डर नहीं होता है, मतलब मार्केट फेलियर का डर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो एमएसपी है उसको रिकमेंड कौन करता है, कौन रिकमेंड करेगा एमएसपी को, तो उसके लिए सीएसीपी है। सीएसीपी जो है वो एमएसपी को रिकमेंड करता है। सीएसीपी इज इट्स ए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये सीएसीपी है जो कि रिकमेंड करता है एमएसपी। ये रिकमेंड करेगा किसको, ये रिकमेंड करता है सीसीईए को, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। ये हुआ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको रिकमेंड करता है। सीएससीपी है वो सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को रिकमेंड करेगा एमएसपी के बारे में। एंड दैट सीसीईए इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि कितना एमएसपी रखा जाएगा और कौन सी क्रॉप पे कितनी एमएसपी होगी। सो अभी हम देख लेते हैं, अभी टोटल 23 क्रॉप्स पे एमएसपी प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें से जो 7 क्रॉप्स है वो सीरियल्स का मतलब इसमें आ गए आपके वीट हो गए, राइस हो गए, ये सब सीरियल्स में आ गए। उसके बाद फिर पल्सेस, 7 तरह के जो पल्सेस है उस पर एमएसपी प्रोवाइड करा जाता है, ज़्यादा डिटेल में उतनी जाने की ज़रूरत नहीं है। और 7 है वाइल्ड सीड्स, इस पे भी एमएसपी दिया जाता है। और जो 4 है ना वो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स उसका कई बार पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्ट कि कौन कौन से कॉमर्शियल क्रॉप्स में मिलते हैं एमएसपी। उसमें बता दो, एक हो गया कॉपरा, सेकंड शुगर केन, थर्ड वन इज़ कॉटन एंड फोर्थ वन इज़ रॉ जूट। तो ये बेसिकली 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जिस पे गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे हम कॉटन की बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉटन है, कॉटन ब्लैक सॉइल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है कॉटन के लिए। तो ये बेसिकली हमने पूरा डिस्कस किया एमएसपी के बारे में। न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट भी था इसलिए मैंने सोचा डिस्कस करता हूँ। उसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो अभी न्यूज़ में भी है और रिलेवेंट भी है, ये है इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल बेसिकली ये हुआ इंटरनेशनल पुलिस कह सकते हैं इसको, बट ये है आईसीपीओ इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम कई बार ऐसे लिखते हैं आईसीपीओ, इंटरपोल। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा सा इसके हम डिटेल देख लेते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट फैसिलिटेट्स पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल वर्ल्ड वाइड। तो ये करता क्या है, पूरे वर्ल्ड में मतलब एक ग्लोबल बेसिस पे बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है ग्लोबल बेसिस पे, जो फैसिलिटेट करती है पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। इनका ये टारगेट होता है कि कहीं पे अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है या फिर ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी जो एक दो कंट्रीज़ में कॉमन है या फिर वो कई सारे कंट्रीज़ को हार्म कर रहे हैं, तो फिर उन सब केसेस को इंटरपोल है वो कंसिडर करे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले लूँ तो ऐसे कोई टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि बाको हरम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेडली ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को टैकल करने के लिए या फिर कहीं पे जो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे टैकल करने के लिए इंटरपोल होती है पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। उसका इसका देखते हैं, इसका हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, लियोन में, फ्रांस में है। उसके बाद टोटल 195 मेंबर हैं इसके, टोटल 195 मेंबर्स हैं इसके। और अभी ये जो इसकी जो ये फॉर्म हुआ था वो 1923 में फॉर्म हुआ था। बट यहाँ पे ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है। सो बेसिकली न्यूज़ में ये है कि तो इसके हो गए हैं टोटल 99 ईयर्स हो गए हैं। सो ये इसकी वजह से, और ये जो 99 ईयर में इसका जो सबमिट हो रहा है ना वो इंडिया में हो रहा है। तो 99 जनरल असेंबली ऑफ आईसीपीओ, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी हेल्ड हो रहा है, वो न्यू दिल्ली में हो रहा है और प्रगति मैदान है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे हुआ है। इस वजह से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया में किया जा रहा है और अगले साल इसके 100 साल भी पूरे होने वाले हैं। सो इसलिए ऑब्वियसली है कि मे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो आ ही सकता है। यहाँ पे इसको मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें इन्होंने एक बात कही कि मैं इसको तो बोलूँगा ये पंच लाइन है, हमेशा मोदी जी बोलते रहते हैं पंच लाइन, जो कि काफ़ी रिलेवेंट होता है, खास करके किसी मेंस के एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं।
he write he says when the threats are global the responses can't be just local. कितनी सही बात है, मतलब अगर कोई थ्रेट है, कोई भी ऐसा थ्रेट जो ग्लोबल बेसिस पे एग्जिस्ट करती है, कोई एक पार्टी एक लोकलाइज नहीं है, जैसे कि टेररिज्म ये कोई लोकलाइज नहीं है। इंडिया हमेशा टेररिज्म पे हर जगह पे बोलता है, क्योंकि इंडिया हमेशा इसके अगेंस्ट होता है। टेररिज्म हमेशा टेररिज्म से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे टेररिज्म हो गया जो कि ग्लोबल थ्रेट है, साइबर थ्रेट्स हो गए, साइबर वारफेयर जो अभी के हिसाब से रिसेंट वार टेक्निक है, ये सब जो चीज़ें हैं, डार्क वेब, स्पेस बैटल, ये सब जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इश्यूज क्रिएट करती हैं। उसके बाद देखा जाए तो हम ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, कोई एक पर्टिकुलर रीजन की प्रॉब्लम नहीं, ये सब ग्लोबल प्रॉब्लम है। सो इसलिए मोदी जी ने कहा कि व्हेन द थ्रेट्स आर ग्लोबल द रिस्पॉन्सेस कांट बी जस्ट लोकल। इसलिए जब थ्रेट ग्लोबल है तो सारे कंट्रीज़ को मिल के उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मोदी जी ने कहा। इसको आप कई बार कहीं पे एग्ज़ाम में या एसेज में आप कोट कर सकते हो। सो ये बेसिकली हमने पूरा चीज़ डिस्कस किया, रिलेवेंट लगा था इसलिए मैंने सब चीज़ों को डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।